नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 2 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। करंट अफेयर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के बारे में। ये डिज़ाइन लिंक इनिशिएटिव योजना क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसको आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था के टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना जो है वो सरकार के द्वारा चालू किया गया। ये चालू इसलिए किया गया क्योंकि इसमें पहले हम कंटेक्स्ट देते हैं। इन्होंने क्या किया है कि 100 से ज़्यादा ये डिज़ाइन लिंक इनिशिएटिव जो योजना है, लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के तहत 100 से ज़्यादा घरेलू कंपनियों को और स्टार्टअप को और छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको आमंत्रित किया है कि आप इस इनिशिएटिव के तहत अपना लाभ ले सकते हैं, इस इनिशिएटिव के तहत काम कर सकते हैं। ये डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव जो है, ठीक है, ये योजना है क्या क्या है यह योजना? यह है कि इसका उद्देश्य यह है कि भारत में जो फैब और सेमीकंडक्टर बनाने वाले जो कंपनी है उसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसको स्थापित करने और उसके वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई जाएगी। अब एक कॉन्टेक्स्ट समझिए। हमारे आपने जो देखा होगा कि चिप जो बनता है, चिप और सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो भारत में बहुत ज़्यादा कम है। जबकि भारत में आप देख सकते हो कि मोबाइल का ये जो डिजाइनिंग सब सारे चीज़ों का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब मांग बढ़ रही है तो हम किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है? चाइना के ऊपर, चीन के ऊपर। तो हम आप आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत हम क्या बोले हैं कि आज हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे सभी चीज़ों के लिए। तो उसी चीज़ों के लिए हम चिप के लिए फैब और फैब्रिक कंडक्टर जो चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए भारत ये योजना इनिशिएटिव लेके आई है कि सभी कंपनियों को ये बोली जा रही है कि आप इस कंपनी में, आप इस क्षेत्र में काम करिए और इस क्षेत्र में आप जब काम करेंगे तो आपको हम क्या करेंगे, कुछ सहायता प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी कंपनी को चला सकते हैं। जिसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें आपको मौजूदा उद्देश्य के लेकर और वैश्विक खिड़की खोला जाएगा। मतलब वैश्विक जो इन्वेस्टर है उनको भी यहाँ पे आकर्षित किया जाएगा, जिससे कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, आईपी, अधिकार, विकास, परीक्षण और तैनाती की जाएगी। सारी चीज़ें कर दिया जाएगा। उनके खर्च के लिए क्या किया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ये कंपनी के लिए, राइट। इसमें देखिए, इसके लिए कि ये केंद्र सरकार के द्वारा है, केंद्र के द्वारा है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, केंद्र क्या करिए, कंप्यूटर के विकास के लिए केंद्र, ठीक, कंप्यूटर के विकास के लिए केंद्र जो बनाया जाएगा उन्नत कंप्यूटर के लिए। उसके बाद उसमें है कि IEITY, ये जो इनिशिएटिव है ये क्या रहेगा, एक नोडल ऑफिसर के तरह, नोडल एजेंसी की तरह ये काम करेगा इस योजना में, ठीक है। ये याद रखिएगा, कौन नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे, तो ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे। योजना के घटक क्या है, इस योजना के क्या क्या घटक है? तो इन योजना का 3 घटक है। पहला घटक चीफ को डिजाइन करना, ठीक है, चीफ डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, ठीक है। टिप्स डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें डेवलप किया जाएगा, जिसमें आपको छोटे छोटे चीज़ों को दिखाया जाएगा। उसके बाद है उत्पादन के लिए डिजाइन लिंक जो प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्पादन के लिए जो डिजाइन के लिए जो लिंक्ड है परियोजना प्रोत्साहन, इसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है डेवलपमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमने 3 चीज़ों को देखा। तो इसमें क्या है कि 5 सालों में इसका जो नेट टर्नओवर है उसको 4 से क्या किया जाएगा, 6 को प्रोत्साहन किया जाएगा, जिससे कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो सके। इस इनिशिएटिव की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमने पहले ही बात कर लिया है कि इस इनिशिएटिव की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत में इसका मांग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब भारत में इसका मांग बढ़ रहा है तो हमको इसमें तो काम करनी चाहिए। तो अभी देखिए, सेमीकंडक्टर जो उद्योग है उसको 1 ट्रिलियन डॉलर तक इसका पहुंच गया है ट्रेड, ठीक है। 2026 तक कयास लगाया जा रहा है कि 64 अरब डॉलर तक ये चीज़ें पहुंच सकता है, राइट। उसमें आप देख सकते हैं कि 2026 तक इसमें 3.1 मिलियन डॉलर, ठीक है, मोबाइल और वायरलेस वाले जो सिस्टम है, ठीक है, सेगमेंट है, उस सेगमेंट में इसका प्राइस बढ़ने की कयास है। अभी ये चीज़ें इतना है, इससे बढ़ के इतना हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसको इनिशिएटिव को क्यों बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। अब आगे चलते हैं कि सेमीकंडक्टर निर्माण में को बढ़ावा देने के लिए क्या चीज़ें किया जाएगा। तो चिप और सेमीकंडक्टर घटकों का मांग अचानक बढ़ी, ठीक है। ऑटो में, संचार में और चिकित्सा की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, प्रौद्योगिकी है, उसमें भी इसका मांग बढ़ा है। इससे क्या हो जाएगा, मांग और आपूर्ति में कहीं ना कहीं बैलेंस गड़बड़ हो रही है। तो जिससे क्या हो रहा है कि प्राइस ज़्यादा है। तो मांग और आपूर्ति को यदि सही किया जाएगा तो प्राइस भी उचित प्राइस पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नवाचार को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। नवाचार मतलब नए नए चीज़ों को रिसर्च करने के लिए सरकार इसमें लेके चीज़ें आएगी, राइट।
चिप बनाने के दौरान प्रमुख होने वाले अन्य देशों का क्या कहना है, अन्य देश क्या 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 कर रहे हैं दूसरे देश। तो आप अमेरिका देख सकते हो, जापान देख सकते हो, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इजराइल और नीदरलैंड की कंपनी के ऊपर क्या है, दबदबा है इसमें। ठीक है, इस क्षेत्र में किस कंपनी का दबदबा है, इन सारी कंपनियों का इसमें दबदबा है वर्तमान समय में, जिससे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, सॉरी आयात करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को आयात करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा कॉस्ट भुगतना पड़ता है। दुनिया भर में ये जो है 70% जो है ना सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं ये सारे देश से, राइट। उसके बाद है भारत में इसके लिए क्या चुनौती है, भारत में अभी के लिए क्या क्या चुनौती हो सकता है। तो यहाँ पे ना कोई एक वाष्प उष्मायान नहीं है, ठीक है, इसमें कोई उष्मायान मतलब यहाँ पे कोई चलाने वाला कोई केंद्र का एक डिजाइन विकसित अनुसंधान नहीं है, कोई एक निकाय नहीं है, कोई यहाँ पे स्थापित नहीं है। 90% से अधिक वैश्विक जो कंपनी के पास पहले से ही अर्धचालक के रूप में है, ठीक है, अनुसंधान विकास के रूप में, लेकिन भारत के पास नहीं है। उसके बाद है सामरिक क्षेत्र, आप देख सकते हैं मोहाली और बेंगलुरु में जो सेमीकंडक्टर फैब है उसमें भी ज़्यादातर किस में काम होता है, रक्षा के लिए और अंतरिक्ष चीज़ों के लिए काम होते हैं। तो ये चुनौती है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा रूप से फैला नहीं है, सिर्फ 2 ही जगह पे है, तो ये चीज़ें है। उसके बाद है पूंजियों का आवश्यकता है, इसमें पूंजियों की कहीं ना कहीं हमें कमी मिल रही है। उसके बाद है सहायक नीति नहीं है, कोई सरकार के द्वारा कोई सहायक निधि का यहाँ पे अभाव देखा जाता है, तो ये सहायक निधि है जिससे कि हमारे यहाँ पे निवेश और सरकारी सहायता नहीं है यहाँ पे। उसके बाद भू राजनीतिक सीमाएं भी नहीं है। भू राजनीतिक सीमाएं ये हो जाती है कि सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है कि दूसरे देशों से जो कहाँ जहाँ से कच्चा माल हो तो जहाँ पे हम ट्रेड कर सके, इनके लिए कोई एक बैलेंस राजनीति भी हमें दिखाई नहीं देती है। राइट, आगे की राह क्या होना चाहिए, तो आगे इनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जो ये योजना चलाई जा रही है, तो इस योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को और लेके आ सकते हैं, जिससे कि उनको जो निर्भरता है और भारत सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें दे सके कि कंपनियां जो हो आगे आके इसमें काम करने के लिए हो। उसके बाद है कच्चा मालों का आपूर्ति करवाना, सरकार को और सारी चीज़ों को कच्चा माल की जो आपूर्ति है उसको लिए भी ज़रूरी है। और विशाल प्रतिभा पुल की तैयारी करनी चाहिए कि जब ये बन जाए तो आपको अत्यधिक कुशल इंजीनियर की उत्पादन होगा, इंजीनियर मिलेगा। तो इसके लिए कॉलेज के पास ही ये चीज़ें स्टार्ट करना चाहिए, कॉलेज में भी ये चीज़ें बैठ कर लिए आप इसको इनरोलमेंट के टाइम में ही, जब कैंपस सिलेक्शन है तो उस समय भी ये एक तरह के स्किल इनको सिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। ठीक है, तो इस डिस्कशन में ये चीज़ देखा, पहला डिस्कशन। चले आज दूसरा डिस्कशन देखते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है होयसाला जो पवित्र समूह है उसके बारे में दिया हुआ है। इसको आप जीएस पेपर 1 से कनेक्ट कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। ये कंटेस्ट क्या है, कंटेस्ट ये है कि कर्नाटक के वेलूर, ठीक है, हलेवीड, सोमनाथनपुरा, ठीक है, होयसाला के जो मंदिर है उनको 2022 और 23 के लिए विश्व धरोहर के लिए, यूनेस्को का जो विश्व धरोहर होता है, इनके लिए इनको नामांकित किया गया है और इनको अंतिम रूप से इनका अंतिम रूप दिया गया, भारत में से अंतिम रूप। देखिए क्या होता है ना, यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड का विश्व धरोहर घोषित करता है, तो उसको लिए क्या होता है कि आपको नामांकित करके आप किस चीज़ों को भेज रहे हैं। तो भारत जो इस बार भेजा है वो इन्हीं मंदिरों को भेजा है। ठीक है, होयसाला के जो पवित्र पहनावा है उस पहनावा के बारे में देखते हैं। ये है, इसका जो उद्देश्य होता है पहनावा का, ये पहनावा का उद्देश्य होता है आध्यात्मिक उद्देश्य से ये पहनावा किया जाता है। इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति और साधना होती है, अभिव्यक्ति और साधना की झलक इसमें दिखाई हमें देता है, जिससे क्या होता है कलात्मक प्रतिभा और आपको संस्कृति भी उससे उपलब्ध बेहतरीन तरीके से इसमें प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, सबसे उत्तम और सबसे प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में ये माना जाता है। अब हम इसमें टेम्पल का जो है, टेम्पल के बारे में जो है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। बेलूर का जो है चन्नाकेशव मंदिर का परिसर देखते हैं। चन्नाकेशव मंदिर ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मंदिर है, ये टेम्पल चन्नाकेशव। ये चन्नाकेशव जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे है, ये जो जिस नदी के तट के किनारे है, यगाची नदी के किनारे है। इसका जो परिसर है, ये जो परिसर हो गया, ये जो परिसर है, ये परिसर क्या है, आयताकार है, ये परिसर हो गया। ठीक है, ये परिसर क्या है, आयताकार परिसर है। उसके बाद है इसमें देवी देवता को परिक्रमा करने के लिए चारों ओर एक सीधी क्या बनाई गई है, सड़क बनाई गई है, चारों ओर सड़क बनाई गई है इसको परिसर करने के लिए। ओके, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 1117 ईस्वी में शुरू हुआ था और 103 साल इसको करने में लग गया था। ठीक है, इस मंदिर का विष्णु के प्रति ये समर्पित है, ये मंदिर विष्णु भगवान के प्रति। इस मंदिर में क्या है, विष्णु भगवान के मंदिर के जो दीवार है, बाहरी जो हिस्से है, उसमें बड़े पैमाने पे विष्णु भगवान के जीवन के बारे में, उनका पुनर्जन्म के बारे में,
काव्य के बारे में, उस काव्य में जो है महाकाव्य में रामायण और महाभारत को यहाँ पे क्या किया है, दृश्यित किया गया है, दर्शाया गया है इस मंदिर के अंदर। इसमें कुछ शिव के लिए भी कुछ प्रतिनिधि की शामिल किया गया है, शिव का भी कुछ प्रतिनिधित्व इसमें शामिल है। उसके बाद है इसका जो पूजा होता है, इस मंदिर का एक मंदिर है, अब इसका जो पूजा आपको लगातार पूजा देखने को मिलेगा। आज भी इसका वैष्णवों के तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। ये जो वैष्णव जो संप्रदाय है उसके तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय है जो विष्णु के उपासक होते हैं, वो इस मंदिर को आज भी ये चीज़ें करके रखते हैं। देखते हैं अब दूसरा मंदिर के बारे में। ये जो दूसरा मंदिर है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अब हम। दूसरा जो मंदिर है वो है कि हॉलीवुड में है होलेश्वर की मंदिर, ठीक है, होलेश्वर मंदिर के लिए में जाया जाता है, होलेश्वर की मंदिर। इसके बारे में हम देखते हैं। ये बेलूर का इसका जो होलेश्वर जो साम्राज्य थे, ठीक है, होलेश्वर साम्राज्य की राजधानी बेलूर से बदल के इसके कहाँ कर दिया गया था, हॉलीवुड में स्थापित कर दिया गया था इस राजधानी को। तो पहले हमने देखा था कि कहाँ पे था, वो बेलूर में मंदिर था, इसको स्थापित कर दिया गया था, राजधानी जो है इनका साम्राज्य का, उनको स्थापित करके हॉलेश्वर कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये जो है दोड़ा समुद्र के पास से भी जाना जाता है, दोड़ा समुद्र नाम से भी जाना जाता है। होलेश्वर की जो मंदिर है वो आज भी मौजूद है उसमें। अब इसमें देख सकते हो किसके किसके ऊपर समर्पित है, आप देख सकते हो इसमें जो राजा थे, कौन राजा थे, इसके विष्णुवर्धन, किस साम्राज्य के राजा थे ये हुआ करते थे, होलेश्वर राजा के। जो होलेश्वर राजा जो थे वो विष्णुधर होलेश्वर थे, इन्हीं के नाम पे ये मंदिर का नाम पड़ा है, ठीक है। ये इसका निर्माण का कार्य 1121 में निर्मित चालू कर दिया गया था। ये जो है विष्णु के प्रति समर्पित है इस मंदिर। इसमें जो है इस मंदिर में 240 से अधिक मूर्तियां हैं, ठीक है, मूर्तियों का दीवार है 240 है। और ये मंदिर जो है एक दीवार से परिसर है। और होलेश्वर काल का ये कितने हैं, 3 जैन बस्ती मतलब मंदिर हुआ करता था, ठीक है, बस्ती। ये एक्चुअली ये नाम ऐसे आपको इसलिए आ रही है क्योंकि ये दक्षिण भारत का है ना, तो दक्षिण भारत के रूप में उनका जो उनकी भाषा है, लोकल भाषा, उसके नाम पे ये लोग रखते थे, तो इसलिए यहाँ पे मंदिर के साथ साथ 3 मंदिर के साथ साथ आपका सीढ़ीदार कुआं भी हुआ करता था। अब हम देखते हैं तीसरा मंदिर जो है सोमनाथपुरम का जो केशव मंदिर है, ठीक है, केशव मंदिर के बारे में जानते हैं। ये रहा केशव मंदिर सोमनाथपुरम का। ये मंदिर इनके ही होलेश्वर जो स्मारक के रूप में माना जाता है, शायद ये आखिरी होगा, ठीक है। केशव का जो मंदिर है, केशव का मंदिर ये आखिरी होगा। केशव किनका नाम है, कृष्ण जी का नाम है, तो ये किस भगवान के ऊपर समर्पित होगा, ये कृष्ण के रूप में समर्पित होगा। इनका 3 कुटिल मंदिर था, पहला केशव, ठीक है, जनार्दन और वेणुगोपाल, ये 3 मंदिर था। लेकिन केशव का मंदिर में से क्या है, मूर्ति गायब है, और जनार्दन और वेणुगोपाल के जो मंदिर है मूर्ति है, लेकिन वो भी क्षतिपूर्ति इसका हो गया है, राइट। तो ये हमने देखा कि ये मंदिर का जो यूनेस्को में इसमें इस बार जो भेजा गया उसके बारे में हम देखा। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति थे वो आर्थिक सर्वे जब अपने संयुक्त दलों को संबोधन कर रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सेशन ले रहे थे, तो उस समय एक नाम लिया था उन्होंने। जब क्या कर रहे थे, जब नई आर्थिक नीति के महत्व के बारे में वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने तिरुकुल्लर का नाम लिया था, उनका एक दोहा बताया था, ठीक है, दोहा के माध्यम में बताया। तो इस चीज़ों को हम देखते हैं। ये जीएस पेपर 1 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कला एवं संस्कृति के लिए। ये जो है इन्होंने अपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करना स्टार्ट किया, तो ये दोहा के बारे में स्टार्ट किया था उन्होंने पढ़ना। अब देखते हैं तिरुकुल्लर क्या है। तिरुकुल्लर क्या था, तिरुकुल्लर जो है ये एक तमिल भाषा का पाठ है, ठीक है, तमिल भाषा का जो पाठ है उसका अर्थ ये होता है, इसका तिरुकुल्स का ये होता है कि ये पवित्र छंद है, ठीक है, ये पवित्र छंद के रूप में माना जाता है। इनमें जो शब्द है वो है 1330 छोटे दोहे हैं, ठीक है, इसमें दोहे हैं, उतने दोहे हैं। इनका 3 पाठ जो है क्रमशः पुण्य है, धन है और प्रेम है, ठीक है। पुण्य, धन, प्रेम के लिए बताते हैं कि ये जो शिक्षाओं के लिए 3 पुस्तकों में इनको विभाजित किया जाए था। यह नैतिकता के रूप में लिखा गया है इन पे ऊपर, ठीक है, और सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। ये जो पाठ है, ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये बात किया जाता है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तमिल भाषा में, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये जो 3 भाग है, 3 भाग में क्या क्या है, आराम, पेरुल और इनबाल। आराम जो है वो है व्यक्तियों को नैतिक मूल्यों या योग को दर्शाती है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये धर्म की पुस्तक है।
पुण्य की पुस्तक, ये पुण्य की पुस्तक है। उसके बाद ये जो पुस्तक है पैरुल, ये सामाजिक और आर्थिक मूल्यों को है, राजनीति, समाज और प्रशासन से संबंधित ये पुस्तक है। इनमें इस चीज़ों की बात की जाती है। इनबाल जो है ये पुस्तक बुक ऑफ लव है, ठीक है। ये लव के बारे में, काम के बारे में बताता है। उसमें मनोवैज्ञानिक मूल्यों को और प्रेम से निकटता के बारे में ये चीज़ें बताई जाती है। इसका रचना कब हुआ और कौन किया? तो वल्लूर जो थे, वल्लूर को बताया जाता है। तो तिरुवल्लुर के नाम से जाना जाता है वो, तिरुवल्लुर। तो इनके वल्लुरवर जो जाना जाता है, तिरुवल्लुवर, उनके नाम से जाना जाता है। ये 5वीं शताब्दी में इसको बताया जाता है, इस चीज़ों को किया गया था। इसका महत्व क्या है? ये जो महत्व है तिरुवल्लुर जो संस्कृति है उसका महत्व ये है कि ये तमिल वेद का है, ठीक है। दिव्य पुस्तक है, दिव्य पुस्तक माना जाता है। ये अहिंसा का नींव पर लिखा गया है। अहिंसा मतलब कि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, इस चीज़ों को लेके। ये सच्चाई, उसके बाद कृतज्ञता, दयालुता, भलाई, कर्तव्य, देन, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ये ज़्यादा जोर देते हैं, राइट। इसमें आपको देख सकते हो ये जो देश जैसे आते हैं, शिक्षा पे, शराब नहीं करना, नस्यवादी जो चीज़ें हैं उससे परहेज रखने के लिए, ठीक है। तो ये कृषि, ये सारी चीज़ें किया जाता है। दोस्ती में ये चीज़ें किया जाता है। तो ये चीज़ें किया जाता है कि प्रेम, योग, संबंध, घरेलू जीवन के अध्ययन में भी शामिल है इसमें, ठीक है, दोस्ती के लेके। आप इसमें जो ना, आप कुछ बुक मार्क कर ले जो आपके निबंध के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने इस चीज़ों को दे दिया है। ये जो डाटा है, ये डाटा आप थोड़ा सा निबंध में अपना यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, राइट। तो ये हमने आज डिस्कस देखा इस चीज़ों को। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था जो हमने डिस्कस देखा। आप यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।